एक बार फिर से आपके न्यू क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं टाइम हो चुका है और क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा। तो आज से हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे और एक बेहतरीन भविष्य के लिए शुरुआत करेंगे और एक अच्छे समझ के लिए शुरुआत करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 1 से। आप लोगों को याद होना चाहिए चैप्टर 1, ठीक है ना। चैप्टर 1 क्या है और चैप्टर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी बात आज आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल से समझाऊंगा। आपको सिर्फ हर पॉइंट पे विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है जीव जगत। पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जीव जगत, ठीक है ना। जीव जगत, ठीक है, क्लास 11 का है जीव जगत, ठीक। जीव जगत हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जीव जगत से। और इसमें देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ बेसिक बातें आपको जानना जरूरी होगा। कुछ बेसिक बातें आपको जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब आपको बेस पता होगा तभी सारी बात आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान, ठीक है ना। जीव विज्ञान देखो हम एकदम बेस से चलेंगे। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है, ठीक, बायोलॉजी क्या है। तो बताया गया कि साइंस यानी विज्ञान की वह शाखा, यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? सजीव का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब यहां पे देखिए एक शब्द है जीव, सजीव। तो यहां पे अगर मैं कह दूं कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो सजीव क्या है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना। जैसे अगर कहते सजीवों का अध्ययन किया जाता है तो यहां मैं लिख दूं कि सजीव क्या है, ठीक है ना, सजीव, ठीक। तो सजीव हमको, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, पहले आप बेस समझिए तब इसके बाद हम लोग समझ पाएंगे सजीव क्या है, ठीक है। तो सजीव हमको पूरी पृथ्वी पर, ठीक, जैसे अगर मैं कह दूं ये अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अर्थ। तो पूरे पृथ्वी पर हमको सजीव जो है दो रूप में दिखाई देती है, ठीक। एक पौधे होते हैं, ठीक, एक पौधे होते हैं और एक जंतु होते हैं, ठीक है ना। एक पौधे एक जंतु होते हैं जो हमें दिखाई देता है। कुछ चीजें ऐसे भी है जो एक कोश की होता है। क्या होता है? एक कोश की जीव, ठीक है, एक कोश की जीव, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं ये पूरे हम लोग सजीव का पैराग्राफ, ऐसे पूरे जो है इसे हम लोग सजीव का पैराग्राफ माने, ठीक है। तो सजीव में हमको क्या क्या दिखाई देता है? जंतु दिखाई देता है, पौधे दिखाई देता है और क्या देखता है, एक कोश की प्राणी दिखाई देते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे और ऐसे भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझना है। अब देखिए सजीव हमको क्या दिखाई दे, जंतु, पौधे, एक कोश की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बांटने की कोशिश करें, ठीक है, इनको बांटे कि सजीव क्या है, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं, तो सजीव 3 रूप में आपको दिखाई देंगे। अब देखो ये बात थी। अब हम दूसरी बात कहें कि बायोलॉजी के पिता, यहां पे पॉइंटेड अगर कहूं, ठीक है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो आप क्या कहेंगे? अरिस्टोटल। क्या कहेंगे? अरिस्टोटल, है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। तो लिख देते हैं यहां पे एरिस्टोटल, ना।
अरस्टोटल, अरस्तु बोलते हैं, अरस्तु। ठीक, फादर ऑफ कौन है? बायोलॉजी अरस्तु है। तो हम लोग सजीवों में दो चीज अगर पढ़े, एक पौधे एक जंतु, ठीक है, क्या पढ़े? एक पौधे पढ़े और दूसरा क्या पढ़े बेटा? जंतु। तो मैं कह दूं यहां पे ऐसे ध्यान देना, हम कहते सजीव, सजीव को अगर मैं दो भागों में ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है, सजीव को दो भागों में मैं डिवाइड कर दूं, एक लिख दूं, एक क्या लिख दूं? पौधे, और दूसरा लिख दूं जंतु। ठीक, एनिमल्स। प्लांट। ठीक, यहां पे पॉइंटेड करूं कुछ बातें आपको, तो यहां पे एक समझ में आएगा। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों होते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु। फिर दूसरे पॉइंट पे है फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति, कौन होंगे? थ्रियोफेटस। ठीक, थ्रियोफेटस। एक एक पॉइंट को आपको समझना। ठीक, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगले पॉइंट पे हम चले, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोग देखेंगे। अगर मैं अगले पॉइंट पे चलूं, ठीक है, कि अरस्तु ने जो सजीव है उनको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, ठीक है, और थ्रियोफेटस ने भी इनको बांटने की कोशिश की, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। तो ये सारी बात हम लोग एकदम बेसिक तरीके से आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं यहीं पर कुछ बातें बता देता हूं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझेंगे। ठीक है, कौन कौन सी बात यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। ओके, चलिए, ठीक है ना। देखो, पहले बात, सभी जीवों को अरस्तु ने तीन भागों में बांटे थे। कितने भागों में? तीन भागों में। ठीक है, तो यहां देखिए, अरस्तु ने वर्गीकरण किया। अरस्तु का वर्गीकरण, ठीक है, इन्होंने सजीवों को कितने भागों में बांटे थे? तीन भागों। कितने भागों? तीन भागों में। ठीक है, अरस्तु ने सजीवों को तीन भागों में बांटा था। किसको? सजीवों को। ठीक है ना, सजीव कौन कौन? एक तो शाक, ठीक, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष। ठीक, शाक, झाड़ी और वृक्ष। पौधों को इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? तीन भागों में डिवाइड कर दिए पौधों को। ठीक है ना, यहां पे आप कहते हैं ओवरऑल पौधों को इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, जंतुओं को इन्होंने कैसे डिवाइड किया? ठीक है, अरस्तु साहब ने जंतुओं को दो भागों में बांट दिए थे। देखो कौन कौन से भाग थे, इनका योगदान। ठीक है, कह दूं जंतु को, ठीक, जंतु को दो भागों में इन्होंने
डिवाइड किए थे। ठीक है, देखिए यहां पर दो बात कौन सी, आरबीसी उपस्थित और आरबीसी अनुपस्थित कहलाए। ठीक, दो बात इन्होंने कहा कि जो जंतु है किसी में आरबीसी होता है, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस, और किसी में नहीं होता है। इन्होंने ये बात पर दो भागों में डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, आरबीसी उपस्थित और अनुपस्थित पर। ओके, चलिए आगे चले। पौधों को इन्होंने कितने भागों में, शाक, वृक्ष, झाड़ी। शाक माने छोटे, शाक माने एकदम छोटे छोटे पौधे, जैसे ले लो बहुत सारे पौधे हैं, पालक है ना, छोटे पौधे। झाड़ियों में कुछ उससे बड़े, ठीक है ना। वृक्ष में विशालकाय वृक्ष अर्थात ट्री, इनका योगदान ये रहा। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये फादर ऑफ कौन कौन है, ये फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी और बायोलॉजी के पिता अरस्तु साहब, ये बात याद रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चले। अगर मैं थ्योफिटस की बात करूं, किनकी, अगर मैं थ्योफिटस की बात करता हूं तो इनका योगदान क्या रहा। ठीक है, चलिए मैं इनकी बात करता हूं, थ्योफिटस साहब की, तो इनका योगदान क्या रहा। ठीक है, ठीक है, थ्योफिटस ये क्या है, इनके बारे में से, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते। इन्होंने पौधों को चार भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में बेटा, चार। चार, कौन कौन से, चलो देखो कौन कौन से भाग हैं। पहले शाक, ठीक है, झाड़ी और छोटे झाड़ियां, और वृक्ष। ठीक, कितने भागों में, चार भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया था थ्योफिटस, जिसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। चलो आगे चलते हैं, पूरी बात आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जीव क्या है। एक बात आती है कि जीव क्या है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। चलो यहाँ पे फोकस करिए, जीव क्या है। ठीक है, जीव क्या है, तो देखिए हम लोग प्रायः क्या देखते हैं कि पौधों में अगर देखें और जंतुओं में देखें तो हम लोग बेसिक ये बात जानते हैं कि पौधे हरे भरे होते हैं। अगर सजीव की बात करूं तो हम लोग ये प्रायः हमेशा सोचते हैं कि पौधे क्या है, वो क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, वृद्धि करते हैं, ठीक है, और बीज फल देते हैं, है ना, ये सारी बात हम लोग सोचते हैं। दूसरी बात, जंतुओं की तरफ पहुंचे तो जंतुओं की तरफ हम लोग ये सोचते हैं कि जंतु दौड़ता है, बोलता है, क्रिया करता है ना, हंसता है, बोलता है, दौड़ता है और क्रिया करता है। ये बात हमको समझ में आती है सजीवों की, है ना। जीवन क्या है, तो ओवरऑल हम बात करें, पूरी बात करें कि पौधे और
जंतुओं की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जंतुओं के शरीर में और पौधों के शरीर में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती है? कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया तभी हो सकती है जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, ये क्रिया तभी हो सकती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और उसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या निकलता है? ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा जो अलग अलग रूप में होती है, वही ऊर्जा पौधों को ग्रो करने के लिए या हरे भरे रखने के लिए या जंतुओं को चलने के लिए या जंतुओं को क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। तो हम एक भाषा में बोल दें कि जीवन क्या है, तो हम कहेंगे जीवन एक ऊर्जा है, कोशिकाओं में बनने वाली एक ऊर्जा है। जीवन क्या है? तो हम यही कहेंगे कि जीवन कोशिकाओं में बनने वाली क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है ना? क्या है? ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा। तो हम कह दें कि जीवन क्या है, तो हम कह दें कि जीवन कोशिका में बनने वाली एक ऊर्जा है। ठीक है? कोशिका में बनने वाली ऊर्जा। ठीक है? क्योंकि यही ऊर्जा क्या करती है? क्रिया कराती है। क्या कराती भैया? यही ऊर्जा क्रिया कराती है। जैसे श्वसन, ठीक है, श्वसन, पाचन, ठीक है, गमन, गति, ठीक, वृद्धि, ये सारी क्रियाएं कराती। ठीक, पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ठीक, प्रकाश संश्लेषण। तो ये सभी क्रियाएं क्या करती है? ऊर्जा से ही होती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से होती है। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनती है बेटा? ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा जो जीवों के शरीर में क्या करती है? जीवों के शरीर में श्वसन, पाचन, गमन, गति, वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए होती है। हम लोग इसी को जीवन कहते हैं, है ना? जनन, रिप्रोडक्शन, एक संतति का निर्माण होना, जिसे आप लोग पढ़ेंगे कि जीवन को सतत बनाए रखने के लिए एक जो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, वो है जनन। अर्थात आप सोचिए कि अगर जनन ना हो तो पृथ्वी पर मानव कितने साल रह सकता है? अगर किसी की भी संतान ना हो तो कितने दिन तक जीवित, वो पूरा का पूरा समस्त प्राणी की बात करें, समस्त एक जाति की बात करें तो कितने साल तक जी सकता है? आम का पौधा है, आम के पौधे में फल ना लगे, बीज ना बने तो कितने साल तक वो पृथ्वी पे रह सकता है? तो सभी प्राणियों के, सभी पौधों के एक जो क्रिया है, उनके जीवन को कंटिन्यू बनाए रखने का, सतत बनाए रखने का, वो है जनन। तो जनन भी एक प्रक्रिया है। ठीक है? जनन। ठीक, अब देखो जनन मैंने क्यों कहा? जनन मैंने क्यों कहा? जैसे मैंने कहा ये मार्कर में लिया हूं, ये सजीव है कि निर्जीव है? तो आप सोचेंगे सर निर्जीव है। मैं इसके लक्षणों की बात करूं, क्यों ये निर्जीव है? तो आप कहेंगे सर ये निर्जीव है क्योंकि इसका कोई फोटोकॉपी नहीं होता है, यानी जनन नहीं होता है।
ना ये खुद से लोकोमोशन कर सकता है, ना इसमें कभी वृद्धि होती है, ना कोई इसमें रासायनिक क्रिया चलती है ना। यही तो बात कहेंगे आप, यही बात कहेंगे ना कि ऐसा नहीं होता है शरीर में। तो ये क्या है, ये क्या है, निर्जीव है। लेकिन अभी हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये भी सोचेंगे कि जैसे हम लोग छोटे से थे बड़े हो गए, पौधा छोटा सा था बड़ा हो गया, ठीक है, दोनों बात सोचेंगे। तो बड़ा होना यानी वृद्धि, ग्रोथ। तो क्या ग्रोथ सजीव में ही होती है, निर्जीव में नहीं होती है? ये भी तो बात है ना। तो निर्जीव में भी ग्रोथ होती है और सजीव में भी ग्रोथ होती है, आपको बाद में पता चलेगा। अब कैसे, मैं बताऊं। हम लोगों का अब देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि जो सजीव है उसमें ग्रोथ इंटरनल होती है, जो निर्जीव है उसमें एक्सटर्नल होती है, यानी आंतरिक और बाह्य। जैसे सुने होंगे प्राय पत्थर बाढ़ते, तो रेत के मैदान बाढ़ते, तो वृद्धि हो रही ना, अरे साइज में बढ़ा, इंक्रीज हुआ, है ना। साइज में इंक्रीज होना तो ही वृद्धि होता है। तो अगर साइज बढ़ रही है तो वृद्धि है। तो सजीव में भी होता है, निर्जीव में होता है। अभी आगे हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जो भी दिक्कत है आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। ओके, चलो अभी की बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बारी बारी से देखिए, पहले मैं बात करता हूं वृद्धि से लेकर के या आकार से लेकर, ठीक है ना। आकार में ले लेता हूं पहली बात, ठीक, सजीव की आकार। तो बताया कि सजीव का आकार निश्चित होता है, सजीव का आकार निश्चित होता है, ठीक है। सजीव का आकार एक निश्चित होता है, ठीक। कैसे, सुनो, जैसे किसी का बॉडी है नहीं, शरीर है, शरीर को हम तोड़ते हैं, शरीर को हम अगर तोड़े तो शरीर के भाग को तोड़ते हैं तो अंग में बटा होता है, यानी बहुत सारे अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। अंगों को हम लोग तोड़ते हैं, कोई भी, चाहे पौधा हो चाहे जंतु, पौधा हो और चाहे जंतु, दोनों की बात। शरीर है तो अंगों का अंग मिलकर के शरीर बनाता है। अगर हम अंग को अलग करें तो इसमें कहें अलग अलग ऊतक होता है। क्या होता है? ऊतक, ठीक, ध्यान देना सारी बात, ऊतक। फिर हम ऊतक को बांटे तो बताया गया कि इसमें अलग अलग ऊतक होता है, समझ, अलग अलग, यहां लिख दो, अलग अलग ऊतक, ठीक। और कई अंग मिलकर के शरीर बनाता है। यहां पे सेल आता है, कोशिका, लिख दो यहां पे भैया, ऊतक क्या है? कोशिका होती, ठीक। तो सजीव यानी शरीर का छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती। क्या होती है? छोटी इकाई। इकाई क्या है? इकाई कोशिका होती, समझ। तो बताया गया जो इसका आकार निश्चित होता है, ठीक है ना, जिसका आकार निश्चित होता है, यानी कोशिका का आकार निश्चित होता है। चाहे कोशिका गोल हो, चाहे तो कोशिकाएं रॉड शेप में हो, चाहे तो कोशिका खष्टकोणी हो, किसी भी आकार की होगी, लेकिन सजीव में सजीव का एक आकार निश्चित होता है। कैसे? कोशिका ही बताती है। जैसे एक बात समझिए, एक बात मैं बताऊं, जैसे एक पत्थर लो, पत्थर, अब इतना भी बड़ा पत्थर लो, चाहे इतना बड़ा पत्थर लो, ध्यान से सुना, इतना बड़ा पत्थर लो चाहे इतना बड़ा पत्थर लो, आप पत्थर ही तो बोले। सजीव में आ जाओ, अगर इतना बड़ा पौधा है, छोटा है, जैसे मटर का पौधा,
तो मटर का पौधा इतना छोटा सा, अरहर का पौधा बड़ा हो गया, आम का पौधा बड़ा हो गया, तो आकार में परिवर्तन हो रहा है ना। आकार में परिवर्तन मतलब हर एक सजीवों का एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। क्यों होता है सजीव का निश्चित आकार? क्योंकि उसमें छोटी इकाई कोशिका उसका भी आकार निश्चित होता है। निर्जीव की बात करें, चाहे मैं इतना बड़ा सा पत्थर लूं, चाहे इतना बड़ा सा पत्थर लूं, बात उसमें आकार में अंतर आ जाएगा, लेकिन मैं उसको पत्थर ही बोलूंगा। तो इससे पता चलता है निर्जीव का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना, समझ रहे ना। निर्जीव का आकार निश्चित नहीं होता है। चल दूसरी बात करूं मैं वृद्धि पर, सजीव के वृद्धि ने ग्रोथ पर, ठीक है। ग्रोथ अर्थात वृद्धि पर बात करूं तो वृद्धि कहता है कि सजीव में भी, ध्यान देना, वृद्धि सजीव में भी होता है और निर्जीव में भी होता है। ध्यान देना, वृद्धि ग्रोथ सजीव में भी होता है और निर्जीव में भी होता है। मतलब साइज का बढ़ना, हम छोटे से तो मोटे से तो बड़ा हो, छोटा सा पौधा बड़ा, तो साइज में बढ़ोतरी हुई ना, साइज में बढ़ोतरी हुई। तो सजीव में भी वृद्धि होती है, निर्जीव में, लेकिन इसमें जो वृद्धि होती है, सजीव में जो वृद्धि होती है वो कहता आंतरिक होती है। कैसे होता? आंतरिक होती है, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है? बाह्य वृद्धि होती है, ठीक है। आंतरिक कैसे होती है? अच्छा हम बताएं आपको। आंतरिक देखो, जैसे किसी इंसान का कोई चेहरा, चाहे वो छोटा सा था, ठीक, छोटा सा था, फिर बड़ा हो गया, तो उसके कभी भी चेहरे में परिवर्तन होता है? नहीं होता ना, नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर कहीं पे कट फट जाए, जैसे मेरे भैया लगा है, ऐसे देखो कट फट जाए बचपन में, तो वो चिन्ह नहीं मिटता है, लेकिन वो छोटा सा बड़ा हो गया, यानी वृद्धि होती। अगर बाह्य वृद्धि होती, ऊपर की डर्मिस से वृद्धि होती, तो वो मिट जाता, नहीं मिटा। तो हम लोगों में, सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है सेल डिवीजन से, और दूसरे बाह्य वृद्धि निर्जीव में होती है। जैसे ये टीला, रेत का मैदान, ठीक है, ये रेत का मैदान है, तो आज यहां ये देखो, इसे ही कहेंगे वृद्धि, ठीक है। या पत्थर ले लो, पत्थर को कह दो, पत्थर ऐसे, ठीक। फिर इसमें धीरे धीरे क्या हुई, इसके बाह्य सतह बढ़ गई, तो ये भी वृद्धि हो रही है ना। ये पत्थर है, इसमें भी वृद्धि हो रही, ये देखो। तो इसे हम लोग कहते हैं बाह्य वृद्धि, ठीक है ना। क्या कहेंगे? ये बाह्य वृद्धि है, और शरीर के अंदर से जो होता है वो आंतरिक वृद्धि है, ठीक है ना। ओके, ये बात आपको समझना, बाह्य वृद्धि और आंतरिक वृद्धि। चलो आगे देखते हैं, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्या है? ठीक है, उपापचय क्या है? तो बताया गया कि शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं चलती हैं उसे उपापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपापचय बोलते हैं। ये बात आपको समझना होगा, ओके, ठीक है। तो उपापचय आप आइए, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय कहता है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक
अवक्रियाएं जिसमें कुछ पदार्थ बनते हैं और कुछ पदार्थ बिगड़ते हैं, उपापचय कहते हैं। ठीक, यहां पूरी बात सुनने कि जैसे कुछ सेल है उसमें रासायनिक क्रिया हो और कुछ रासायनिक क्रियाएं क्या हो, बन जाए और कुछ रासायनिक क्रिया बिगड़ जाए तो उपापचय बोलते हैं। ठीक है, उपापचय, जिससे ऊर्जा बनती है और बिगड़ती रहती है। तो इस तरह कुछ रासायनिक पदार्थ बनेगा और कुछ बिगड़ेगा। तो ऐसे हमारे शरीर में क्रियाएं चलती रहती है जिसको हम उपापचय के नाम से जानते हैं। ये क्रिया अपचय और उपचय से मिलकर के बनी होती है। इसका दो भाग है। कैसे? एक कहते हैं उपचय, अपचय, और दूसरा होता है उपचय। ठीक है, अपचय और उपचय से मिलकर के उपापचय बनती। ठीक है, दो क्रियाएं अपचय और उपचय मिलकर उपापचय होती है, जिसमें कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं और कुछ रासायनिक पदार्थ बिगड़ते हैं। ठीक है, यानी जो रासायनिक अपक्रिया होती, कुछ पदार्थ मिला आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना लिया, कुछ पदार्थ टूट करके एक नया पदार्थ बना लिया। तो दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, जिसे हम लोग उपापचय कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। तब तक बाय बाय सभी को।